नमस्कार। आप सुन रहे हैं कहानी गोल्ड। आइए सुनते हैं जानी मानी लेखिका मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी कल उगेगा सूरज। गायत्री सोफे पर बैठे नीतू की शादी का कार्ड देख रही थी। कार्ड के ऊपर सुनहरे आकार में यू छपा था। आध्यात्मिक दृष्टि से यू का बोधात्मक अर्थ है सभी प्रश्नों का उत्तर, सभी विरोध का परिहार, सभी शंकाओं का समाधान एवं असंख्य भावनाओं का महासमन्वय, सभी ध्वनियों का उद्गम यू ही ब्रह्मा है। निमंत्रण पत्र के साथ ममता का बहुत आत्मीय मनुहार था। गायत्री दी, जीजाजी के साथ आना ही होगा। महेश जी ने भी अलग से गिरीश को न्योता दिया था, लेकिन जब से यह न्योता आया है गिरीश चुप है। पटना जाने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे। गायत्री का शादी में जाने का बहुत मन था। इसी बहाने नाते रिश्तेदारों से भेंट मुलाकात हो जाएगी। कई दिनों के प्रयास के बाद भी उसका हर तर्क उनकी चुप्पी के आगे निरस्त होता रहा। मितभाषी होकर उन्होंने अपने जीवन को बहुत सरल बना लिया था। एक दो बार बड़ी सहजता से कुछ ही शब्दों में समझा डाला कि रिश्तेदारी की शादी में पटना जाने में कोई तुक नहीं है। एक गहरी निश्वास निकली। वैसे अच्छा लगना न लगना बहुत पीछे छूट गया था, फिर भी उसका मन रोने को हो आया। उसे लगा सूरज की रोशनी एवं चांद की चांदनी में कहीं कोई कमी नहीं, लेकिन हवा पानी में जरूर कुछ कमी आ गई है। उसे कुछ हो गया है। उसका मन जब तब भटकने लगता है। अनमनी सी ऊँघती वहीं सोफे पर सो गई। नींद की लहरों के बीच वही सपना, उखड़े उखड़े रास्तों के बीच वह चली जा रही है, चलती जा रही है। दूर दूर तक जंगल है, कोहरे में डूबी दिशाएं, कहीं फूस के घर, पुआल के बिस्तर, कहीं सूखे पत्तों की आग, चट्टानों के पीछे सदियों का अंतर्नाद। वह ऐसे जंगल में भटक रही है जो किसी नक्शे में नहीं, जो सभी भाषा के ताकत से बाहर है। वह अकेली नहीं है, उसके साथ कोई है। टूटे राग सा अपनी आत्मा पर जख्म लिए, घायल छतविछत, लेकिन उसकी तस्वीर साफ नहीं, धुंधली है। एक धूल का बवंडर उड़ता है। उसकी नींद खुल गई। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। डरी डरी इधर उधर देखा, कहीं कोई नहीं। कभी कभी तो जागे में भी महसूस होता है कि कोई दबे पांव उसका पीछा कर रहा है। कौन है, कौन पीछा कर रहा है? इस आयामहीन अस्तित्व से उसका क्या रिश्ता है? क्या यह मतिभ्रम है या मात्र आभास? लेकिन क्या वास्तविकता के बिना आभास हो सकता है? वह कुछ समझ नहीं पा रही है। यह सिलसिला पिछले बरसात से चल रहा है। गिरीश के आने की आवाज आई। तूफान से जूझने का समय था। उसने स्वयं पर भरोसा रखा और एक बार फिर डटकर मुकाबले के लिए तैयार हो गई। जाकर उसने दरवाजा खोला। उसकी आंखों में उत्सुकता थी और वही प्रश्न बना हुआ था, लेकिन गिरीश की सूरत ने सारी कैफियतें बयां कर दी। उन्होंने कोई प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की, वे चुप थे। क्या सोचे पटना जाने के बारे में? अरे, न्योता भेजना एक शिष्टाचार भर होता है, बस। इसका यह मतलब नहीं कि नहीं, ऐसा एकदम नहीं है। हम ममता और महेश जी को जानते हैं। वे लोग बहुत मन से बुलाए हैं और ये क्यों भूल जाते हैं कि कल को हमारे बेटों की भी शादी होगी। वे बिना कुछ कहे अंदर कमरे में चले गए। अपनी धरती से दूर रहकर भी गायत्री पटना के मोह ममत्व से कितनी जुड़ी है यह वे जानते थे, लेकिन कचहरी में उनकी व्यस्तता इतनी बढ़ गई है कि वह सामने आकर खड़ी हो गई। उसके अंदर शादी में जाने की इच्छा मचल रही थी। उसने तो मन ही मन जाने की पूरी योजना बना डाली थी। उसका मन शादी ब्याह के उत्साह में भर जाना चाहता था, पर गिरीश कुछ बोल ही नहीं रहे थे। हमको इतना मत दबाइए कि हमारा दम ही घुट जाए। उसकी भंगिमा गिरीश को अखर गई। वे बौखला गए। एक तो ऐसे ही हजार झमेला, ऊपर से ये जिद। कोई एक बवाल हो तो सलटाएं, यहाँ तो सब गड़बड़ है। माथा खराब हो गया मेरा। कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अपने कामकाज से हटकर कोई भी काम आपको बवाल लगता है। फिर गिरीश ने चुप्पी साध ली। ऐसी चुप्पी में उन तक पहुंचने के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये दोनों पति पत्नी की विचारधाएं दो समानांतर रेखाएं हैं, न एक दूसरे को काटती हैं और जुड़ती हैं, बस एक दूसरे के साथ निबाह करते चले जा रहे हैं। उनकी सारी निष्ठुरता के बाद भी गायत्री चाहती थी कि गिरीश उसका साथ दे
उसे अकेलेपन के एहसास से मुक्ति दिलाएं। क्या उसकी तकलीफ से उनको कोई तकलीफ नहीं होती? खाना नहीं खाना है क्या? उसका स्वर स्वतः आक्रामक हो गया। खाना क्यों नहीं, सुबह नाश्ते के बाद से कुछ नहीं खाए हैं। वह आकर खाने बैठ गए, सच से अनजान बनकर खाते रहे। इस क्षणिक घटनाक्रम के तनाव से स्वयं को मानसिक रूप से मुक्त होने की कोशिश कर रहे थे। गायत्री तमन्नाओं के जाल में फंसी उन्हें देख रही थी। उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आप कचहरी जाकर भूल जाते हैं कि मुकदमा लड़ने के अलावा दुनिया में और भी काम है। उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए गिरीश खाते रहे। काम के समय काम ठीक है, पर अपनी बिरादरी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। ज्यादा तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। खाना खाकर उसके मन को समझे बगैर चल दिए। थोड़ी देर टीवी देखा और जाकर बिस्तर पर सो गए। आप गजब आदमी हैं, कहीं आते जाते नहीं, आपके पीछे मेरा भी सब कुछ छूट गया। क्यों, अभी तो नीरू के यहाँ रांची गई थी। अभी नहीं गई, रांची गए भी 2 साल हो गए। नीरू आपकी बहन है, लेकिन उसके यहाँ भी अकेली गई। उसके लाख छींकने पर भी आप नहीं गए, किसी को नहीं सुनते। वह जवाब क्या देते, वह तो सो गए। इन पर नींद का हमला भी गहरा होता है। गिरीश को उससे जरा भी सहानुभूति नहीं। कभी कभार वह कमजोर क्षणों में दिखा भी दे तो उसका भला करने से रहे। इन्हें हर काम में परिणाम की चिंता रहती है। वर्तमान के प्रति इतनी चौकस कि अतीत बचा ही नहीं। इनके पीछे दुनिया भूल गए, परी हैं कि। उसका दिल छोटा हो गया। प्रेम कितना मधुर शब्द है, पर इसकी भावनाएं कितनी दूर तक साथ चलती हैं। वे चलते रहे, लेकिन प्रेम थकने लगा। यहाँ तक कि घृणा के बिंदु तक पहुंच गया। यह गिरीश से प्रेम करती है या घृणा नहीं जानती, किंतु अभी उसकी पीड़ा अनुभव कर रही है। 2 सच, 2 भावनाएं, 2 आस्थाएं उसके अपने ही भीतर विरोध की सृष्टियां जन्म लेती रही हैं। ऐसा द्वंद्व गिरीश को तो नहीं होता, तो क्या वह स्वयं अप्रामाणिक है? समय पंख लगाकर उड़ गया था। 22-24 बरस के उसके अपने बेटे हैं। दोनों बेटों के बाहर जाने के बाद घर जैसे खाली हो गया। रात और दिन में एक ठहराव सा आ गया। 2 दशक पहले अपना कस्बाई सपना लेकर दिल्ली आई थी। दुनिया बदलने की हद तक बड़े सपने थे। यहाँ आते ही अत्यधिक उत्साह से सब संभाला, लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। न नादानी, न समझदारी, न प्रेम, न परिवार। बस जीने की तैयारी में लगी रही। जीती नहीं कभी। जैसे कोई परिंदा आकाश में उड़ता ही रहे, कहीं ठहरा तो गिर पड़ेगा। शून्य में टकराता रहा उच्छ्वास। जिंदगी की जद्दोजहद में वह एक अदद गृहिणी में तब्दील हो गई थी। उसमें आत्मविश्वास भी आया था, मगर कदम कदम पर आने वाली परेशानियां उसे उसी दुविधा के भंवर में डाल देती, जहां से वह निकलने का रास्ता तलाश रही होती। अपना शहर क्या छूटा, सुनहरे दिन भी वहीं छोड़ आई। वे भी क्या यादगार दिन थे। न मौजें न तूफान, मगर मन की नाव बही जा रही थी और बहते बहते नींद की खामोशी में सो गई। फिर वही सपने, वही जंगल और वही उधड़े उखड़े रास्ते। कोई दबे पांव उसके पीछे पीछे चला आ रहा है, उसकी टोह ले रहा है। वह पीछे मुड़ती है, पीछे धूल भरी आंधी, आंधी के पीछे एक धुंधला चेहरा। वह हड़बड़ाकर उठ बैठी। गिरीश सो रहे थे। निद्रा के श्वास का धीमा स्वर सुनाई पड़ रहा था। सभी जगह रात हावी थी। इधर उधर देखा, कहीं कुछ नहीं। उसका मतिभ्रम ही था। वह वापस सो गई। सुबह जब धुंध छटी तो उसके होश हवास अपनी जगह पर थे। संवेदना जाग रही थी। दिल दिमाग को पटना जाने के लिए उकसा रहा था। आशा अभी बनी हुई थी। तमन्नाएं जाकर लौट लौट आ रही थीं। अभी भी जाया जा सकता है। वह जाएगी ही, क्योंकि यह जिंदगी और उड़ानें उसकी हैं। उसके लिए यह फलसफा काफी है कि परिवार के अलावा उसकी अपनी निजी जिंदगी भी है। उसके पास भी अपना एक सुदृढ़ एवं सुस्पष्ट आधार है। अब तक बूंद बूंद कर जो हिम्मत उसके अंदर जमा होती आई है, उसका बहाव अपनी सीमा के बाहर की ओर उन्मुख था। वह कुछ विचलित हुई, पर जाने का इरादा अटल था। गिरीश कचहरी जाने के लिए तैयार थे। उसने कहा, हम शादी में पटना जा रहे हैं। जब कोई सीमा टूटती है तो एक नई आवाज पैदा होती है। यह आवाज गिरीश को अप्रत्याशित तथा अनजान लगी। उन्होंने कनखियों से पत्नी की ओर देखा। उसका निश्चय साफ झलक रहा था। ऐसे में कुछ भी कहने सुनने का मतलब नहीं था। कचहरी पहुंचने की जल्दी में वह निराश होकर निकल गए।
वह जाने की तैयारी में व्यस्त जाने क्या क्या सोचने लगी। इस सोच में रंज भी था, गम भी था, हसरत भी और तृप्ति भी। चंद अच्छे दिन गुजारने की उम्मीद से वह खुश भी थी। उसकी यह खुशी उसकी बेतकल्लुफ़ी में झलक रही थी। वह दिल्ली से पटना ठीक ठाक पहुंच गई। पहुंचते ही गिरीश को एसएमएस किया। मैं आराम से पहुंच गई हूँ, चिंता मत करना। वह जानती थी इतना भर टेक्स्ट कर देने से उनकी चिंता समाप्त नहीं होने वाली। अपने भीतर के दावानल में वे तब तक सुलगते रहेंगे जब तक वह वापस नहीं पहुंच जाती। पुनीत उसे लेने स्टेशन आ गया था। पटना का कड़कड़ उसका स्वागत कर रहा था। यहाँ आकर उसके व्यथा का सारा इतिहास सारांश में रह गया। स्टेशन से ममता के घर जाते हुए उसकी स्मृति के सारे निशान गायब थे। न वो पुराना पीपल का पेड़ था, न तारा जी के घर के बगल की खाली जमीन। लाल रंग वाला 2 मंजिला मकान भी गायब था। उसे अरुण कमल की एक कविता याद आ गई। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं। एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे बसंत का गया पतझड़ में लौटा, जैसे वैशाख का गया भादों में लौटा हूँ। जब घर पहुंची तो उसे देखते ही ममता पैर छूने झुकी। उसने उसे गले से लगा लिया। वह भावुक हो गई। काम की थकान उसके चेहरे पर छपी थी। मौसी आ गई, मौसी आ गई कहती हुई छवि आ गई। उसकी खुशी उसके रोम रोम से टपक रही थी। इन संबंधों में बड़ी मिठास है। वह भी जैसे अपने खोल से निकल आई। यहाँ आने से पहले उसके भीतर जो एक उतावलापन था वह कुछ कम हो गया था। घर में शादी की गहमा गहमी थी, शोर शराबा था, पूरे माहौल में एक अनौपचारिक खुलापन था। वह नीतू के पास गई। हल्दी चढ़ चुकी थी। पीली साड़ी में बिना मेकअप उसका चेहरा बड़ा स्वच्छ और कोमल लग रहा था। सर पर रखे पल्ले से वह बड़ी बड़ी लग रही थी। उसे देखकर हौले हौले मुस्कुराने लगी। औरतें उसे घेरे हुई थी। वह उनमें से बहुत कम लोगों को जानती है। क्या गायत्री हमको नहीं पहचानती? अरे बड़की भाभी, इनको कई वर्षों बाद देख रही थी। पटना जब भी आती हैं तो इतनी जल्दी में होती हैं कि सबसे मिलने का अवसर ही नहीं मिलता। उसकी प्यार भरी मुस्कान से उनकी शिकायत दूर हो गई। कहाँ मिलता है ऐसा अपनापन। मछली दी, तारा जी, पुष्पा से मिलकर कुछ और लोगों से मिलने लगी। अरे ममता, तुम कहाँ हो? तुम्हारी वजह से निगाचा रुका है, बड़की भाभी ने आवाज दी। विवाह में 50 लोकाचार, किसी में विघ्न त्रुटि हो जाए तो भला लोग क्या कहेंगे? तारा जी बोली। बड़की भाभी ने कहा, लोगों को छोड़िए। नैहर ससुराल में बड़ी होने के नाते उनकी बोली उपदेशात्मक स्वर में सदा के लिए ढल गई थी। फोन उसके पर्स में बज रहा था। जब तक वह पर्स खोलकर फोन निकाली, स्क्रीन पर लिखा आ गया, मिस्ड कॉल। ममता की आवाज पूरे घर में जोरों से गूंज रही थी। छवि उसे उसके कमरे तक ले आई। कमरा साफ सुथरा, सारी सुविधाओं से युक्त था। विश्व मोहन भट्ट की मोहन वीणा झंझना रहे थे। छवि ने कहा, पुनीत भैया खास आपके लिए सीडी लेकर आए हैं। कमरे की खिड़की खुली थी। शांत बहती गंगा बड़ी सुंदर दिखाई दे रही थी। सुबह का समय था। धूप की किरणें गंगा की लहरों पर झिलमिल बन बिगड़ रही थीं। यहाँ रस्में हैं, प्यार की सौगातें हैं। उसने सारी बेरंग की तस्वीरों को अपने हृदय से उतार फेंका जो उसे तकलीफ पहुंचाती हैं। उसका मोबाइल रिचार्ज की बाट जो रहा था, उसे चार्जर में लगाकर वह बाहर आ गई। औरतें गाना गा रही थीं। उनकी आवाज में खनक थी। छवि ने उसे देखते कहा, शादी में लगने वाले कुछ सामान नहीं मिल रहे हैं, मम्मी आग बबूला हो रही हैं। शादी के काम छवि जिम्मेदारी से संभाल रही थी। चौका, भंडार, पूजा और खाने के कमरे सभी जगह चरखी की तरह घूमती जा रही थी। एक लंबे अरसे के बाद आने के कारण वह लय नहीं पकड़ पा रही थी। बाहर से महेश जी आ गए। हाथ में पकड़े बैग को टेबल पर रखा और कुर्सी पर बैठ गए। बैठते एक लंबी सांस खींची और फिर मुंह से फूंक मारी, जैसे अंदर की गर्मी बाहर फेंक दी हो। उनका चेहरा गायत्री को दार्शनिकों की तरह लगा। दाढ़ी बढ़ी हुई थी, आंखें भीतर घुसी हुई, सिर पर बाल भी बहुत कम हो गए थे, कुछ कमजोर लग रहे थे। वक्त के साथ उनकी पहचान बदल गई थी। उन्हें देखते ही वहीं ममता आ गई। जनवासे का इंतजाम हुआ? चिंता उसके स्वर में उभर आई। हाँ हो गया, बारात की अगवानी का सारा शेड्यूल भी तैयार हो गया।
यूँ तो शादी 2 दिन बाद होटल से होनी थी, पर स्वागत और सजावट के दिगर सामानों को मंगवाकर इंतजाम हो रहे थे। महेश जी के ताल्लुकात सबसे अच्छे थे, सब ठीक चल रहा था। उन्होंने पुकार कर कहा, छवि पानी लाना। गायत्री उनसे मिलने आई तो वह एकदम से उठ खड़े हुए। प्रणाम प्रणाम, आप ही के बारे में सोच रहा था। गिरीश भाई साहब क्यों नहीं आए? उनका हाल वही जाने, कचहरी से फुर्सत मिले तो कहीं जाए। उसके स्वर का दबा आक्रोश रोकते रोकते भी ध्वनित हो ही गया। छवि ने पानी का गिलास उनको पकड़ाया। वे एक सांस में पी गए। कुछ तरावट महसूस की। छवि पुनीत आए तो कह देना कल रांची से विमला भाभी आ रही हैं, भोरे स्टेशन जाकर उनको ले आए। विमला भाभी, नाम सुनते ही विभद्दी यादें उसके भीतर टहोका मारने लगी। उस घटना का तीतापन ताजा हो गया। पुष्पा उसे खींचकर महिला मंडली में ले आई। सबके साथ पुरानी यादें कच्चे रंग की तरह फैलती जा रही थीं। बातों की अदला बदली हो रही थी। खाना पीना होते होते काफी देर हो गई, पर बातों का सिलसिला जारी था। बड़की भाभी ने कहा, गायत्री, यहाँ तो बात करते करते रात बीत जाएगी, जाओ सोने, यात्रा की भी थकान होगी। गायत्री को सचमुच नींद आ रही थी। पलंग पर लेटते ही सो गई। वह उसी सपने में फिर डूबने उबरने लगी। सब कुछ वही, पीछे चलने वाला वही, उसका अंदाज वही, वही कोहरा, वही धुंधलापन। उसकी नींद खुल गई। वह विचारमग्न हो गई। शहर बदल गया लेकिन पीछे चलने वाला वही है। विमला नाम की पुनरावृत्ति ने उस जख्मी पल को फिर से ताज़ा कर दिया। 2 साल पुराना वाकया दिमाग में एक के बाद एक तड़ातड़ गुजरने लगा। 17-18 साल का वह सांवला लड़का, हवा में उड़ते उसके बाल, बेपनाह उत्तेजित चेहरा। वह बहुत पीछे छूट गया था, बहुत पीछे। विमला जी के आने की खबर के साथ वह लौट आ रहा था। वह रांची से पटना आ रही थी। नीरू उसे छोड़ने स्टेशन आई थी। डिब्बों पर रिजर्वेशन की पर्चियां चिपकाई जा रही थीं। लोगों के हुजूम उसी ओर उमड़े पड़ रहे थे। नीरू ने उसका नाम और नंबर देखा और दोनों अपने डब्बे में चली आईं। नीरू ने ही सामान सहेजा, फिर दुआ सलाम कर नीचे उतर गई। भागते कूलियों, चढ़ते उतरते यात्रियों के बीच वह बाहर उसकी खिड़की के सामने खड़ी होकर बातें करने लगी। शाम का समय था, सूरज ढलने को था। एक लंबी सीटी और एक हिचकोले के साथ ट्रेन चल पड़ी। नीरू हाथ हिलाती तब तक खड़ी रही जब तक वह ओझल न हो गई। मुड़ी तो वहां विमला जी कूली के साथ सूटकेस और टोकरियां लिए बदहवासी में आईं। सामने वाली सीट पर अपना सामान पटका। कूली मजदूरी के लिए जल्दी मचा रहा था। थोड़ी नोक झोंक के बाद उसे रुपए दिए, फिर अपनी जगह पर बैठकर चैन की सांस ली, जैसे उन्हें सिमटने सिकुड़ने की आदत न थी। तब तक ट्रेन रफ्तार पकड़ चुकी थी। धाड़ धाड़ धाड़, कलेजा मानो कनपटी पर बज रहा था। हवा में कोयले की बास थी, लेकिन पहाड़ी झूमती बयार ठंडी और सुखद थी। शाम का नभ बहुत नीला था। शिखरों पर सूर्य की रंगारंग आभा से पहाड़ रंजित था। आसपास के झाड़ झंखाड़ों में कोई पुरानी आत्मीयत बैठी थी। दूर दूर तक फैली घाटी एक पेंटिंग सी दिखाई दे रही थी। डिब्बे में लोग भरे थे, कोई बैठे, कोई लेटे, कोई खिड़की से बाहर निर्निमेष ताकते हुए। गायत्री ने सोचा, शायद अंतरिक्ष में ग्रह भी ऐसे ही घूमते होंगे। अचानक मेघ बरसने लगा। पठार पर बारिश की शुरुआत इसी तरह अकस्मात होती है। मेघमाला झंसी फुहारों से हवाओं को भिगोती दूसरी ओर निकल जाती है। गाड़ी कल 4 घंटे लेट थी, सामने बैठी विमला जी ने जानकारी दी। अच्छा, लेट नहीं होगा, यहाँ हर स्टेशन छूटने पर एक बार चेन तो जरूर खींचता है। तब तक नामाकुम स्टेशन पर आकर गाड़ी खड़ी हो गई। वहां सांवली सलोनी आदिवासी औरतें सिर पर बोझा लादे सांस रोके खड़ी थी। इन गठरियों में उनके सुख दुख बंधे थे। ट्रेन रुकते ही वे चढ़ने के लिए भाग दौड़ करने लगी। ये सब गरीबी रेखा के नीचे के लोग हैं। गुमला, चतरा, सिमडेगा के जंगल से लकड़ी, दातून, कोयला चुरा के शहर ले जाकर बेचते हैं। जानती हैं, ये लोग टिकट नहीं खरीदते हैं, बस अपने टिकट बाबू को सलामी थमा के धंधा करते हैं। खूब लूट हड़प रहे हैं ये लोग। इनके हालातों से गायत्री वाकिफ थी। इनकी तो बस इतनी सी कहानी है। अपना क्या है इस जीवन में, सब तो लिया उधार, सारा लोहा उन लोगों का, अपनी केवल धार। रेल यात्रा में नितांत अपरिचित के भी खुलने में देर नहीं लगती। बात जब आगे बढ़ी तो पता चला कि विमला जी
उसकी चचेरी बहन ममता की जेठानी है। फिर तो उनके बीच बहुत कुछ कॉमन हो गया, जिसमें दोनों की हिस्सेदारी थी। विमला जी बिना अर्धविराम लगाए बोल रही थी। गायत्री ने देखा कि यह औरत न सिर्फ हर विषय पर बात कर सकती है, बल्कि हर विषय पर अपनी राय भी रखती है। इनकी सांसारिक बुद्धि प्रबल है। जमाना घुसखोरी का है, वे दिन गए जब ईमानदारी की कदर होती थी। ट्रेन खेत खलिहानों, जंगलों, पहाड़ों से होती हुई भीगी जा रही थी। औरत, आदमी, बच्चे अपनी अपनी सीट पर जमे हुए थे। ट्रेन टाटी सिलवे स्टेशन पर आ रुकी। वहां उलझा हुआ शोर था। सूरज की रोशनी भी कम होने लगी थी। गायत्री ने एक चाय वाले को आवाज दी। वह आया तो 2 गरम गरम चाय ली। चाय आने से उसने बड़ी राहत महसूस की। कुल्हड़ की सौंधी गंध से पुलक उठी। उधर विमला जी के खिड़की के सामने हाथों में पत्र पत्रिकाओं का पुलिंदा लिए एक आदिवासी किशोर खड़ा हो गया। वह एक एक कर पत्रिकाएं छांटने लगी। कादम्बिनी, ओजस्विनी, नवनीत, स्टारडस्ट। लड़के के आडंबरहीन चेहरे पर उत्साह था। उसके मन की अभिलाषाएं फैल रही थीं। यहाँ इक्के दुक्के यात्री ही चढ़ते उतरते हैं। क्षण भर के लिए पैदा हुई हलचल क्षण भर में समाप्त हो गई। ट्रेन ने बेतहाशा सीटी बजाई और गति तेज कर दी। लड़के ने कहा, 80 रुपये 50 पैसे। कितना कितना? जैसे वह सुन नहीं पाई। ट्रेन की रफ्तार जितनी गति से तेज हो रही थी, वह उतनी ही धीमी गति से अपना पर्स उठा रही थी। मालिक, 80 रुपये 50 पैसे। उसकी आवाज में कातरता थी। उसका एक एक लम्हा तकलीफ देह साबित हो रहा था। वह स्लो मोशन में पर्स में हाथ डाल रही थी। गायत्री की बुद्धि दुनियादारी एवं संवेदना के बीच झूलने लगी। मैं ही रुपए दे दूं या न दूं? मन दोलायमान हो रहा था। चेतना रोक रही थी, उपचेतना ठेल रही थी। वह संशय में जूझने लगी। वह लड़का पागलों की भांति ट्रेन के साथ भाग रहा था। भाग ही नहीं रहा था, बल्कि चिल्ला रहा था, 80 रुपये 50 पैसे। बावले की तरह भबक रहा था। उसका रेशा रेशा बिखर रहा था, लेकिन आंखों से चिंगारियां निकल रही थीं। वह बहुत कुछ गवा रहा था, लेकिन वह अंतिम समय तक झांसा देती रही। ट्रेन आगे निकल गई। अपने स्थिर आकार में तड़पता हुआ, दुखों के सागर को उलीझता हुआ वह हताश खड़ा रह गया। उसका सब कुछ खो गया था। उसके लाचार शब्द वहीं बिखरे पड़े थे। पल पल काल के अथाह गर्त में गिरे जा रहे थे। आकाश हिल गया था। संध्या काली पड़ गई थी। चारों ओर अंधेरा फैल गया था। दहशत भरी आवाज बोलती हुई ट्रेन दहाड़ रही थी। विमला जी बुदबुदाती सी कुछ बोली, जो उसकी समझ में नहीं आया। पहले तो वह कुछ गड़बड़ाई, फिर ठीक हो गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। चेहरे पर रंच मात्र भी कोई स्याह परछाई दिखाई नहीं दे रही थी। किस चालाकी से चकमा दिया, क्या इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? उसने सोचा न था कि इस सौदे का हश्र ऐसा होगा। उसका मन उचट गया। चंद घंटों में सहेजा अपनापन ध्वस्त हो गया। उन्हें घुन्ना चुप्पी मार गई। संवाद के सारे सूत्र लुप्त हो गए। सामने बैठी औरत फिर पूरी तरह अजनबी बन गई। क्यों नहीं उसने रुपए दे दिए? उसका मन उसे धिक्कारने लगा। जिंदगी में कई बार गलत फैसले लिए थे, नतीजा भी भुगता था, लेकिन इतना गुस्सा उसे अपने ऊपर कभी नहीं आया। दुविधा में दोनों गए। न माया मिली न राम। सोने का वक्त नहीं हुआ था, पर वह बिस्तर लगाकर सो गई। वे दृश्य उसके दिमाग में जमकर बैठ गए थे। उस बच्चे के प्रति आसक्ति जाग उठी थी। वह उसके हारजन्य दुख की कल्पना से पीड़ित थी। उसके जेहन में वही था, खटाक खटाक खटाक। ट्रेन के पहियों एवं पटरियों की रगड़ से ध्वनित हो रहा था, 80 रुपये 50 पैसे। आओ खुसरो लौट चले। इस नगरी में रात हुई। रास्ते टेढ़े हों या सीधे, यात्रा तो पूर्णता की ओर किसी भी स्थिति में जारी रहती है। यह जिंदगी भी पूर्णता की कितनी मोहताज होती है। कोई भी किस तरह सोच को गजबज कर देती है। नींद में भी वह लड़का उसी तरह भागता चला आ रहा था। जब आँख खुली तो बाहर रात के कगार पर भिनसार खड़ी थी। लगा ही नहीं कि नींद के बाद बदन में ताजगी आई हो। वह किस्सा वहीं खत्म हो जाना था, पर हुआ नहीं। सुबह नाश्ते के लिए ढेर सारी गरम जलेबियां आई थीं। गायत्री उसको प्लेट में सजा रही कि पुनीत की आवाज सुनाई दी, मम्मी कहाँ हो? विमला चाची आ गई। गायत्री को वही दृश्य याद आ रहे थे। उसे यह तय करना मुश्किल हो रहा था कि उनसे किस तरह पेश आए। वह मुड़कर उन तक अभिवादन करने गई।
वहाँ न समझ में आने वाली कोई चीज़ हरकत में थी। उसकी मुस्कान अधूरी रह गई। विमला जी के चेहरे पर कोई बड़ा हादसा अपनी निशानी छोड़ गया था। सूजी आंखें, उतरा चेहरा। तारा जी, मछली दी, बड़की भाभी अपना अपना काम छोड़कर वहाँ आ गई। सबकी दृष्टि उनकी ओर थी। उनके चेहरे पर घबराहट और बिखराव की परछाइयां मंडरा रही थीं। आंखों से टप टप आंसू गिर रहे थे। माहौल में तल्खी आ गई। छवि ने पूछा, क्या हुआ चाची, क्यों रो रही हो? पुनीत अब तक संभल चुका था। उसने बताया कि ट्रेन में इनका सूटकेस चोरी हो गया। उसमें कीमती साड़ियाँ और गहने थे। वहाँ बहती नदी जैसे रुक गई। सब अपनी हद में बंधे सकते में आ गए। वातावरण में आपातकाल जैसी स्थिति हो गई। सुबकियों से विमला जी का बदन हिल रहा था। ममता ने कहा, जी आप तो बराबर रांची पटना आती जाती हैं, यात्रा में सजग सावधान भी रहती हैं, फिर ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने आंचल से अपनी आंखों के कोर पोंछे। अपनी यात्रा वृतांत सार संक्षेप में सुनाने लगी। टाटी सिलवे स्टेशन तक हम जगे थे, उसके बाद नींद आ गई। मुरी में आंख खुली तो बक्सा गायब। हमरा तो होश उड़ गया। सब यात्री जाग गए। बड़ा हंगामा हुआ। गया पहुंचकर रेलवे पुलिस में रिपोर्ट हुआ। बाहर से महेश जी आ गए। चुप रहकर वे भी सारी बातें सुने। उन्हें भी आश्चर्य पर नियंत्रण करने में 2 मिनट लग गए। भावनाओं को व्यक्त करने में इन्हें देर लगती है, पर इनके माथे पर बल पड़ गए थे। रेलवे पुलिस में हम एकाध लोगों को जानते हैं, उनसे कहते हैं कि पता लगाएं। ममता ने उनका हाथ पकड़कर कहा, छोड़िए, हटाइए, जो होना था हो लिया। समझिए पिछले जन्म कोई कर्जा होगा। बैठिए आप। अरे पुष्पा, जरा इनको गर्म चाय ला करके दो। गायत्री को एहसास हुआ कि उसकी संवेदना पर्याप्त नहीं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे क्या कहे। उसे वहां खड़ा रहना निरर्थक लगा। वह खुली हवा में सांस लेने बाहर आ गई। सुबह थोड़ी बारिश हो गई थी। उसकी उमस और गर्मी थी। उसे लग रहा था उसके भीतर कोई दरार भर रहा है। अतीत ने कैसा रूप धारण किया। धोखा देने वाली की नियति में यह सजा क्या पहले से मुकर्रर थी? क्या आप जो मुफ्त में पाते हैं वह बहुत महंगा पड़ता है? आसमान में एक परिंदा उड़ा जा रहा था। एक जमाने के बाद तकलीफ और दुख से निजात हासिल करके अपने घोंसले के करीब पहुंचने वाला था। आधा शब्द में, आधा चित्र में, आधा मूर्त में, आधा अमूर्त आसमान के सफ़े पर। वर्तनी हर दिन बदल जाते हैं। वह अंदर आ गई। अब तक सब सामान्य हो गया था। औरतें बैठी मौजूद माहौल की समीक्षा कर रही थीं। विमला जी चौके से निकली और झटके से अपने कमरे में चली गई। उन्हें देखकर बड़की भाभी व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराईं। पुष्पा ने भी नजर बचाकर उनको देखा। चुप रहने वाली मछली दी धीरे से बोली, ठग को मिला महाठग। तारा जी अपने भाव को छिपाने में माहिर थीं, पर उनके भाव भी अर्थपूर्ण हो गए। इन सबके भीतर पुरानी कड़वाहट जैसे हलक में फंसी हुई थी। लोग हर शख्स को पहचान लेते हैं। कितना भी शातिर क्यों न हो, उसे लोग वही समझते हैं जो वास्तव में वह होता है। अपने एकांत क्षणों में उसने एक राजस्थानी कहावत सुनी थी, हने पर हनना, पाप पुण्य न गिनना। मारने वाले को मारने से न तो कोई पाप होता है और न पुण्य। कहावतें अर्थ से ज्यादा अभिप्राय में होती हैं। उसे गिरीश की बहुत याद आने लगी। मन कर रहा था कि दौड़कर उनके पास पहुंच जाए। उसने फ़ोन किया तो उन्होंने उठाया नहीं। थोड़ी देर बाद स्विच ऑफ। वह निराश हो गई। बार बार कोशिश की, कभी घंटी जाती रही तो कभी स्विच ऑफ। उनके बिना यह सब नीरस और अर्थहीन लगने लगा। शाम को भी फ़ोन नहीं उठाया तो घबराहट होनी शुरू हो गई। मन में क्या क्या आशंकाएं घुमड़ने लगी। इस घबराहट में उन्हें पहले की तरह चाहने लगी, मनौतियाँ मांगने लगी। रात को उसके मोबाइल पर उनका फ़ोन आया। दिन भर काम में फंसा रहा, सुनो मैं कल आ रहा हूँ, तुम यही चाहती थी ना। खुशी उसके अधरों तक आ गई। गिरीश का आना अच्छा लगा। दुख सुख में बदल गया, चिंता मस्ती में और बर्फ पानी में। उस रात उसे ऐसी नींद आई जिसमें सपने ही सपने थे। सपनों की उभरती लहरों में कोई उन्माद की हंसी हंसता हुआ लौट रहा है। उसका चेहरा शांति की अपूर्व दीप्ति से नहा रहा है। वह अंधकार से प्रकाश की ओर जा रहा है। कल उगेगा सूरज, कल होगी अभय की धूप। सुबह जब आँख खुली तो चिड़िया चचहाते हुए पंख फड़फड़ा रही थी। उस पर जंगल की हरियाली कायम थी। उसे एक नया अनुभव हुआ, जैसे कुछ भी नहीं खोया है। पूरा बदन हल्का हल्का लगा, हवा में उड़ता जैसा।
अभी आप सुन रहे थे मृदुला बिहारी जी की लिखी कहानी कल उगेगा सूरज। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।